हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोगों के पेपर्स की शुरुआत शानदार हुई होगी। सीए फाइनल रोल कोर्स के हमारे जो स्टूडेंट्स पहली बार न्यू कोर्स में आए, उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपना सबसे बड़ा क्योंकि सबसे नया पेपर एज सच आज दिया होगा। आई होप यू हैव डन वेल एंड आई होप द सेम फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स। कमिंग ऑन टू माय फीडबैक ऑन द पेपर बेस्ड ऑन सीइंग द पेपर, माय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड some talks which I have done with the students। प्राइमा फेसी ये वो पेपर है दोस्तों जो देख के ऐसा लगता है कि है तो 100% मॉड्यूल से, आईसीआई के मॉड्यूल या उसके अटेंडम मटेरियल से, बट दिस इज वन काइंड ऑफ अ पेपर जो करने के बाद, बाहर निकलने के बाद ऐसी मन में तृप्ति नहीं होगी कि यार 4 डाला, बिकॉज इट वाज लेंदी, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के अंदर भी कई सारी चीजें पूछी गई थी। एक 6 मार्क के क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज एनालिसिस पार्ट ए और बी, इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बनाया गया टू माय पर्टिकुलर expectation is what I can say। And second what I can also conclude or in fact tell you here is that there were a lot of standards which have not been asked in the past few attempts have also been asked this time. So I hope everything is going fine. In fact, let me just check because I can't see the chat out here if there is any kind of an issue or everything looks good to me. Okay, viewer activity. Okay. Yeah. There seems to be some concern. 1 second. Can't see the chat. I don't know what it is. 1 second, please. Hold on, guys. Chaliye, apologies any which way. So I can see the chart here now and wonderful. So one first and foremost paper का किस तरह का मार्क वेटेज था, तो दिस इज बेसिकली वी हैव दिस पर्टिकुलर एनालिसिस डन और आप देख सकते हो यहाँ पे कि हर बार की तरह इस बार भी बाजी किसने मारी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाज ऑन द टॉप। इट हैड 19 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस फॉलोड बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन व्हिच हैड जस्ट 15 मार्क्स। सो दिस वन क्वेश्चन कंपलसरी जो आपका 15 मार्क्स का आता है, दैट वाज अबाउट इट। इसके अलावा लीजेस 116 के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। 115 के ऊपर देयर वर a couple of questions which made the weightage of 14 marks, which is huge, substantial। 115 और 116 की जगह पूरा 115 आ गया। शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं था तो 116 चले गया, 11 इनफैक्ट 102 शेयर बेस्ड पेमेंट चले गया। तो इन सब का इंपैक्ट कहां पर गया? तो as I told you in the ABC analysis also कि conceptual framework, integrated reporting are very important। there were 3 questions, एक हालांकि alternate में था, integrated reporting का एक क्वेश्चन, सीएसआर का एक क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे, सिर्फ ड्रोन चार्ट किया होगा, तो यू विल बी एबल टू डू दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस वेरी वेरी वेल। बट आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़े होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज आर टॉपिक्स व्हिच आर नॉर्मली डिस्कस्ड एट द एंड। नेवरदलेस दिस वाज ऑल फ्रॉम द ड्रोन चार्ट एंड द मटेरियल, एवरी क्वेश्चन वाज फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, हेंस फ्रॉम आवर मटेरियल। दैट इज नॉट द पॉइंट हियर, द डिस्कशन इज बेसिकली हाउ द पेपर वाज, बट यस डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ दोज लेंथी पेपर्स। इसके अलावा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो नया आया था, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था ही था, और अगर आपने वो वीडियो देखा होगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का और सिर्फ उसके नोट्स पढ़ लिए होंगे तो आप उसके सॉल्व कर पाओगे। आई जस्ट टेक द क्वेश्चन। इस बार की हाईलाइट क्या थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक एबीसी एनालिसिस शेयर किया था और उस एबीसी एनालिसिस के अंतर्गत मैंने कुछ ऐसे इंडेस आइडेंटिफाई किए थे जिसमें पिछले 4 में से
एक भी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछे गए और कुछ ऐसे इंडेज जिसमें पिछले 4 में से सिर्फ एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा है। और इस बार ऐसे कई सारे इंडेज को कवर किया गया एग्जाम में, यानी दैट सेंस जो इंडेज यूजुअली आते रहते हैं उनके अलावा जो इंडेज थे, जैसे कि बोरोइंग कॉस्ट से बहुत समय से क्वेश्चन नहीं आया था, एम्प्लॉय बेनिफिट से क्वेश्चन कम आए थे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से काफी समय से क्वेश्चन नहीं आया था, दीज वर गवर्नमेंट ग्रांट्स 4 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, दीज वर दोस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इवन 105 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ये सारे इंडेज से क्वेश्चंस पूछे गए जो कि यूजुअली बेस्ड ऑन पास्ट एग्जाम पेपर पैटर्न बी कैटेगरी में या सी कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। इसलिए इस बार की एबीसी एनालिसिस मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि आई विल गिव अ डिफरेंट एबीसी एनालिसिस की पास्ट एग्जाम के बेसिस पे क्या होता है और मुझे क्या लगता है, दैट आई विल गिव यू सेपरेटली इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो इन दैट सेंस दिस वाज द काइंड ऑफ पेपर, डेफिनेटली लेंथी, वी विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, नॉट डिस्कसिंग देम इन टू मच डिटेल्स, बट यस इनपुट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट द बेसिक nitty-gritties of these questions were. Chaliye, I hope everything looks good and is fine. Okay, unfortunately, I don't, for some reason, I can't see the charts here, but nevertheless, I'm seeing this somewhere here. ठीक है, चलिए ओके। एसएफएम एक्सपेक्टेशन, सही बात है, अब ये सब छोड़ दो, एफआर का बेहतर है कि आप निकल जाओ और एसएफएम पढ़ना शुरू कर दो। इज जस्ट दैट पीपल हु वांट टू जस्ट वांट टू इवैल्यूएट कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, दिमाग उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो देखिए। अदरवाइज जो आगे के अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली देखना चाहिए पेपर किस तरह का आता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन वैसे कर सके। पहला क्वेश्चन आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल जेके लिमिटेड, नाम बदल दिया गया, जे ने के को खरीदा है। इसमें आप सबसे पहले ये चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कहीं रिवर्स एक्विजिशन तो नहीं है। इसमें 75% शेयर्स के लिमिटेड के जे ने खरीदे और एक्सचेंज रेशियो आपको दिया गया है कि हमने अपने 2 शेयर्स दिए इन अगेंस्ट 3 शेयर्स ऑफ के, तो पॉसिबली शायद बहुत बड़ा कैपिटल रिजर्व आ सकता है, आई डोंट नो, आप एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो पता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि ये इसका शेयर 100 रुपए का है और इसका जो शेयर है ये सिर्फ 10 रुपए का है, तो यू हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। नंबर ऑफ शेयर्स इसके बेसिस पे आपको चेक करना होंगे, यहाँ पे एक क्लेरिकल एरर होने की संभावना बनती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यस पेपर वाज लेंथी बट इजी, एब्सोल्युटली बैंग ऑन, एक लाइन में अगर इसका एनालिसिस है तो यही है। देन यहाँ फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो आपको दी गई है आपको असेस करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कई जगह डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में टैक्स रेट दी हुई थी, इस क्वेश्चन में भी टैक्स रेट थी, तो जहां जहां फेयर वैल्यू आपकी कैरिंग अमाउंट से डिफरेंस है उसका इंपैक्ट आपको डेफर्ड टैक्स में कैलकुलेट करना होगा। जो बुक्स में डेफर्ड टैक्स आ रहा है उसके ओवर एंड अबव वो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस आपका एडिशनल डेफर्ड टैक्स क्रिएशन करेगा, तो वो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी। चलिए, देन ये फेयर वैल्यू ले ली, आपके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के काम आएगी। एडिशनल पेमेंट आपको करना है, दिस इज अ कंटिंजेंट पेमेंट, और आईसीआई के मॉड्यूल में भी सिमिलर क्वेश्चन था, आपको एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे उसकी वैल्यू निकाल के कंसिडर करना पड़ेगा। वन फाउंडर शेयर होल्डर को 22 लाख का पेमेंट करने की बात की है, प्रोवाइडेड ही स्टेज फॉर द कंपनी फॉर 3 इयर्स, तो यूजुअली हम इसमें उसको बोल रहे हैं 3 साल तक कंपनी में रहना है, यानी शायद वो शेयर होल्डर नहीं एम्प्लॉय भी होगा, उसकी सर्विस लेंगे, उसके बदले में पैसे दे रहे हैं। अज्यूमिंग ये पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड की सर्विस के अगेंस्ट का पेमेंट है, तो इसका पीसी में इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। इक्विटी सेटल स्कीम है जिसको चेंज किया गया है, तो आप 102 के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको 103 में लगाते हैं, तो यू विल बेसिकली कंसीडर द फेयर वैल्यू ऑफ द रिवाइज्ड रिवॉर्ड इनटू द वेस्टिंग पीरियड डन अपॉन द टोटल और द एक्सटेंडेड व्हिचएवर इज लेसर, उसके बेसिस पे आप कितना पीसी में ऐड करोगे और बचा हुआ कितना है जो आपका essentially would be accounted for in the coming years, same you'll have to do. Then there was a contingent liability जिसे fair value पे measure करेंगे, net identifiable asset पे impact आएगा। जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन या जो कंसिडरेशन आपको बाद में पे करना है उसे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, तो आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे उसे कंसिडर करना पड़ेगा। एकदम प्लेन वेनिला डायरेक्ट क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग मच इन दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट चलिए शॉर्ट में करते हैं अपन डिस्कस। इंडेस कंप्लाइंट कंपनी है, शेड्यूल 3 का क्वेश्चन है, ब्रीच ऑफ लोन कन्वीनियंट, इसे इंडेस 1 के रेफरेंस में आपको आंसर देना चाहिए। सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ब्रीच क्यों हुआ, क्योंकि हमने बोला था प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आएंगे 4 मार्च को, नहीं लाए तो हम 5 तारीख को बैंक के पास गए और बैंक ने हमें 30 जून 2020 तक का एक्सटेंशन दे दिया है। इसका मतलब ब्रीच हो चुका है क्योंकि 4 मार्च के बाद आप गए। सेकंड, आपको एक्सटेंशन इज नॉट मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, इसका मतलब 31 मार्च 23 तक का एक्सटेंशन नहीं है, इसका मतलब क्लासिफिकेशन इसका करंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ब्रीच से पहले ही आप चले जाते और 4 मार्च से पहले ही चले जाते, जो सेकंड पार्ट है, और फिर एक्सटेंशन 30 जून को होता, तो फिर ब्रीच ही जून 2022 में होता है, इसका मतलब 22-23 फाइनेंशियल ईयर में उसका इंपैक्ट आता, तो फिर अगले साल उसे करंट नॉन करंट के बारे में सोचना होता, तो उसका क्लासिफिकेशन नॉन करंट ही रहेगा। 2A आपका CSR से रिलेटेड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है नेटवर्थ 450 करोड़ है
देन इट मैन्युफैक्चर्स बाथरूम एसेसरीज और लो डिमांड के कारण ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। करंट ईयर आपका 21-22 है, तो आपको प्रीसीडिंग 3 इयर्स की 3 लिमिट्स होती है, नेटवर्क, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट्स। अगर आपके नेट प्रॉफिट्स प्रीसीडिंग 3 ईयर में किसी भी साल 5 करोड़ के ऊपर जाते हैं तो आपको उस केस में सीएसआर की एक्सपेंस करना पड़ेंगे। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके 5 से ऊपर चले गए, इसलिए आपको सीएसआर स्पेंड करना है। कितना करना है? 2% ऑफ योर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये 3 फाइनेंशियल ईयर है, इसका अगर आप टोटल करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 5.33 जैसा कुछ आ जाएगा। उसका 2% आपको खर्च करना है, यानी अराउंड 10 लाख का कुछ खर्चा होगा, 10,66,000 जो भी है। इसके बेसिस पे ए आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल है। करंट ईयर में भले ही आपके प्रॉफिट्स कम हो गए, फिर भी आपको सीएसआर का खर्चा करना होगा, आने वाले 3 सालों तक करना होगा। और कितना करना होगा? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स, अज्यूमिंग ये नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 135 जो कैलकुलेट करना है वैसे के वैसे ही है। इसमें हालांकि सवाल ये पूछा था कि क्या आपको सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत है, और आपका ये अमेंडमेंट था जो अपन क्लास में डिस्कस करते थे, पावर में, रिवीजन में, हर जगह बोला था 50 लाख से कम के सीएसआर स्पेंड में कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खर्चा मैंने ग्रॉस कैलकुलेशन वर्बली किया है, तो 50 लाख से कम आ रहा है सीएसआर का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही काम कर देंगे, लेकिन सीएसआर एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी ने बोला हमारी जितनी सेल होगी हम उसका 50% क्या करेंगे? We will basically 50 पैसा पर यूनिट we will transfer to a fund which will qualify for CSR expenditure। इसके बेसिस पे 1,50,000 का एक्सपेंडिचर किया, लेकिन 50% ही हमने फाउंडेशन को पे किया है, तो खर्चा सिर्फ 75,000 ही बुक होएगा, बाकी नहीं होगा। बाकी की आपको लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी। हालांकि क्वेश्चन में पूछा है कि 150 क्वालिफाई होगा, हम बोलेंगे जितना पे किया है 75 वो क्वालिफाई होगा। चलिए, देन वील कम टू क्वेश्चन नंबर 2B, आनंदम लिमिटेड। बहुत आनंद आया पेपर करके आए, ऐसी उम्मीद है मुझे आप लोगों से। चलिए आगे। एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ऑन एबीसी 2019। किसी ने कहा सर एबीसी फ्लॉप, जितने लोगों ने एबीसी दिए होंगे पास्ट एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे सब पे इंपैक्ट आया होगा, इसलिए मैंने इस बार एबीसी दिया। साफ ये कह के कि ये पास्ट एग्जाम के बेसिस पे एबीसी है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप वीडियो देखोगे तो हो सकता है इस बार चीजें चेंज हो जाए। तो आई केम आउट विद दैट डिफरेंट थिंग, बिकॉज 4 एग्जाम से पेपर का पैटर्न काफी प्रिडिक्टेबल हो चुका था। चलिए, सेल ऑफ मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स, ये तो आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें मशीन और स्पेयर पार्ट दो चीज़ें, ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मशीन सामने वाले ने ले लिए, स्पेयर पार्ट हमने उसके लिए बनाया, पर उसने इंस्पेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अलग से निकाल के रख दिया, उसका कंट्रोल आ चुका है, यानी वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि आपका क्या हो चुका है, यू ऑलरेडी ट्रांसफर्ड व्हाट द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। पर इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यू एक्सपेक्ट टू होल्ड द स्पेयर फॉर 1 to 3 years एंड डज नॉट हैव अथॉरिटी टू यूज द स्पेयर पार्ट और डायरेक्ट देम टू अनदर कस्टमर। तो आपको इतने समय तक होल्ड करना पड़ेगा, और इसका अगर कोई एडिशनल पैसा आप नहीं ले सकते, तो फिर इस केस में आपकी 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई एक तरह से, एक मशीन देने की, दूसरी स्पेयर पार्ट, और तीसरा कस्टोडियल सर्विसेज टू होल्ड दी स्पेयर पार्ट्स। तो फिर आपको उसका भी प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। 3 पीओ है, 2 पीओ पूरे हो चुके, एक बाकी है, उसके प्रोपोर्शन में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अमाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेजरमेंट की कोई बात नहीं। कूल। कार्ल लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार लॉक्स एंड नट बोल्ट्स। कार लॉक में इनका बेसिक लॉजिक है कि इसकी 1500 रुपये कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस 1800 है, 30 दिन में आप पूरा रिफंड लेके इसको रिटर्न कर सकते हो। कंपनी को लगता है कि रिकवरी की कॉस्ट मटेरियल है और वापस भी प्रॉफिट में बिक जाएगा। 20,000 लॉक बेचे हैं, और पास्ट एक्सपीरियंस से लगता है कि 4% ऑफ द लॉक्स जो मार्च में बेचे, क्योंकि 1 महीने तक ही रिटर्न आता है, और रिटर्न किए जा सकते हैं। तो अब आप बताइए इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो 20,000 इसमें आपका ये है सेल और रिटर्न। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है कि आप क्या करें, जितनी आपको लग रहा है रिटर्न आ सकते हैं उसको छोड़ के बचे हुए की सेल बुक कर दे। आईसीआई के मटेरियल में भी इसी तरह का सोल्यूशन दिया हुआ है, और जो बचा हुआ है उसका अमाउंट जो मिला है उसे लाइबिलिटी बता दे, और जो वो गुड्स आपने कस्टमर को दिए उसे बुक्स में इन्वेंट्री विद कस्टमर, यानी अपनी बुक्स में एसेट के फॉर्म में शो कर दें। ये मेजरमेंट से रिलेटेड था। वॉल्यूम डिस्काउंट है, इसमें आपकी जो एस्टिमेट है 90,000 क्वांटिटी, उसके बेसिस पे आप बुक करो। अभी कस्टमर ने क्वांटिटी 50,000 से कम ली है, पर अभी समय बाकी है। क्वेश्चन में बुलाए 6 महीने में कितनी लेगा, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होगी। अभी 3 महीने ही हुए हैं, और 3 महीने में उसने विद इन 50,000 लिए, तो 200 से बिल किया है, पर हमें लग रहा है कि बिल 190 से होगा, तो जो 10 एक्सेस मिले उसे लाइबिलिटी मान ले, और रेवेन्यू एक्सपेक्टेड बेसिस पे 190 के बेसिस पे बुक कर दें। आई एम जस्ट वेरी क्विकली डिस्कसिंग दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। 1 अप्रैल फेयर वैल्यू ऑफ असेट, ओके, इंडेज 19 का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने 19 किया होगा और उसमें डिफाइंड बेनिफिट स्कीम करी होगी, प्लान एसेट्स किए होंगे, तो ये वाले क्वेश्चन आपने कई बार किए होंगे। डायरेक्ट उसका क्वेश्चन है, कुछ करने की खास जरूरत नहीं है। तो आपको ओपनिंग फेयर वैल्यू दी हुई है डिफाइंड बेनिफिट प्लान की, उसमें आप क्या करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन दिया हुआ है। तो एक फेयर वैल्यू ऑफ असेट है, और दूसरा आपका डीबीएस का ऑब्लिगेशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिले 475 और पेड आउट बेनिफिट है, तो ये प्लान में प्लस और माइनस हो जाएगा। जो बेनिफिट पे किया उतने से लाइबिलिटी भी कम होगी, एक यही चीज़ ध्यान रखने की होती है इसमें। करंट सर्विस कॉस्ट आपकी ऑब्लिगेशन को बढ़ा देगी,
इंटरेस्ट रेट 5% है जो प्लान एसेट्स पे आपकी एक्सपेक्टेड इनकम होगी और ऑब्लिगेशंस पे आपका प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग फेयर वैल्यू दी हुई है, इससे जो भी गेन लॉस एडिशनली आएगा वो ओसीआई एनआर के थ्रू रूट होगा एज एन एक्चुरियल लॉस, और सिमिलरली डीबीएस के क्लोजिंग बैलेंस और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो भी ओसीआई एनआर में बुक होएगा एज एन एक्चुरियल गेन और लॉस। चलिए, जेरा लिमिटेड हैज अ टर्म लोन ऑफ 1080। Cool. I think things are fine. I'm just kind of okay. For complete renovation, modernization of factory on 1st April 2021. Okay, so this was purely a Ind AS 23 borrowing cost related question. 1 अप्रैल में आपने काम शुरू किया, 30 अप्रैल में कंप्लीट किया, कंपनी को लगता है 12 महीने सब्सटैंशियल पीरियड है, हालांकि वो कंपलसरी नहीं है पर ऐसा ही मानते हैं, तो उस लॉजिक से क्वालिफाइंग असेट का पीरियड है। टर्म लोन 1080 का है, जिसमें से हमने यूज जो किया है वो सिर्फ 910 किया है, बचा हुआ हमने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये देख के ऐसा बोल सकते हो कि 9, 10 और 170 के प्रपोर्शन में जो आपकी बोरिंग कॉस्ट है उसे आप कैपिटलाइज और पीआरएल में डाल दो। आगे कहा है कि अगर ये रेनोवेशन 31 दिसंबर पे ही पूरा हो जाता तो ये क्वालिफाइंग असेट नहीं होता है एज पर कंपनी पॉलिसी, क्योंकि वही बोल रहे 12 महीने का पीरियड है, हालांकि ऐसा इंड एस में नहीं दिया गया, तो फिर पूरा खर्चा पीआरएल में डालना पड़ता। जेम एक इंडियन कंपनी है, आई एम नॉट सेइंग कि इसमें जर्नल एंट्री करनी है, प्रेजेंटेशन कैसा करना है, आई एम जस्ट काइंड ऑफ क्विकली डिस्कसिंग दैट। 75% शेयर कैपिटल, 30 सितंबर, एंटिटी रजिस्टर्ड इन यूएसए। इंड AS 21 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जेम लिमिटेड एक इंडियन कंपनी ने 75% कैपिटल एक्वायर किया है, किसका? व्यू लिमिटेड का। अब इस पर्टिकुलर केस में व्यू की फंक्शनल करेंसी डॉलर है। 30 सितंबर में हमने जो फेयर वैल्यू नेट एसेट की व्यू लिमिटेड की देखी थी वो 10 मिलियन थी और पीसी हमने 7.8 मिलियन पे किया फॉर 75% ऑफ दी नेट एसेट्स। तो एनसीआई को किस पे वैल्यू करेंगे? इफ आई एम वैल्यूइंग इट एट नॉट एट फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू, उसके बेसिस पे मेरा गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा और एक्सचेंज रेट आपको ईयर एंड का और वो दिया हुआ है, याद रखना गुडविल क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे आती है, तो आप पहले डॉलर में गुडविल निकाल के फिर क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे बुक करेंगे। फिर 1.9 मिलियन डॉलर के गुड्स कुछ सेल किए थे 3.1 मिलियन में ड्यूरिंग द ईयर। एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है, उस समय क्या था और आखिरी में क्या था, 50% वर अनसोल्ड। तो इसके बेसिस पे आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना होगा। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इस तरह से कर पाएंगे। ये दो चीजें पूछी गई थी, गुडविल और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आएगा। एक्स लिमिटेड इश्यूज 1.5 करोड़ रुपीस कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये नहीं बोला है कन्वर्टेबल या रिडीमेबल है, कन्वर्टेबल है। ये भी नहीं बोला है कन्वर्टेबल ओनली है, तो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये एक पर्टिकुलर मैटर ऑफ डाउट है। ऑन 1 अप्रैल 2018 द बॉन्ड्स हैव अ लाइफ ऑफ 8 years एंड फेस वैल्यू ऑफ 10 each। तो 8 साल के बाद ये रिडीम होंगे या कन्वर्ट होंगे, तो कन्वर्टेबल ही दिया गया है। एंड ऑफर्स इंटरेस्ट एट 5% per annum payable at the end of each financial year. Bonds are issued at their face value and each bond can be converted into one ordinary share of X Limited any time in the next year. किसी भी समय आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे बोला है। पर 8 साल में कन्वर्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो आई थिंक 8 साल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, रिडम करने की कोई बात नहीं की गई। सिमिलर रिस्क प्रोफाइल की कंपनी हैव रिसेंटली इशूड डेट विद सिमिलर टर्म्स विदाउट द ऑप्शन फॉर कन्वर्जन एट 7% पर annum। यानी मार्केट में अगर आप लाइबिलिटी रेज करोगे तो उस केस में आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 7% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। दिस इज बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन इज। अब आपको बोला है जर्नल एंट्री 18, 19 से 21, 22 तक की दीजिए। तो दिस इज 2018 to 21, 22। क्यों 21, 22? इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर ऑल 8 years ऑफ लाइफ ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो एक टेबल बन जाएगा और आपको एंट्रीज देना है। इफ द होल्डर ऑफ द बॉन्ड इलेक्ट टू कन्वर्ट द बॉन्ड टू ऑर्डिनरी शेयर एट द एंड ऑफ 4th year आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर 4th year। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने में एक टेक्निकल ग्लिच आ सकता है। मतलब क्या है इसका? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं मानता हूं कि इसमें रिडम्पशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर इसमें प्रिंसिपल पोर्शन की आपकी लाइबिलिटी नहीं है, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 1.5 करोड़ की फेस वैल्यू मानते हुए 5.5% का ब्याज मानते हुए, क्योंकि 8 साल तक अज्यूमिंग ऑप्शन होल्डर के पास है ना कि कंपनी के पास, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आपको 8 साल की लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी। दैट्स अबाउट इट। तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे उसकी, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट 1.5 करोड़, 5.5% ब्याज देना है इस पे। 8 साल में उतना ब्याज होगा, मार्केट रेट 7% है, उससे डिस्काउंट कर दो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी ये पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ कैश आउटफ्लोज की, जो आपकी लाइबिलिटी है, बचा हुआ पूरा इक्विटी कंपोनेंट। 8 साल बाद आप प्रिंसिपल को इक्विटी कंपोनेंट में ही जाने देंगे, उसकी लाइबिलिटी नहीं बुक करेंगे अगर ये रिडीमेबल कम कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है। होप बोर्ड ऑफ स्टडीज इसका सजेस्ट आंसर उसी लॉजिक पे बनाता है और कुछ गड़बड़ नहीं करता है। एंड देन उसके बाद में फिर 4 साल के बाद में आपने जब 4 साल तक ब्याज पे किया तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का टेबल बनते जाएगा। 4 ईयर बाद आपकी जो भी लाइबिलिटी पेंडिंग रहेगी वो पूरी राइट ऑफ हो जाएगी। तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि भाई ये क्या हो गया, डी रिकग्निशन ऑफ लाइबिलिटी हो गया, उसका एडजस्टमेंट कर देंगे और जो भी हमने शुरू में इक्विटी कॉम्पोनेंट निकाला था वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एक्सेस दैट विल गो टू प्रीमियम, बट इसमें ये नहीं बताया गया कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप सिंपली उसको इक्विटी में डाल सकते हैं।
Discuss the following in conceptual framework of financial reporting in India. The cost constraint on useful financial information. वीडियो आपने देखा होगा तो अपन ने उसमें पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले एसेंशियल क्वालिटेटिव फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव करना है और फिर कुछ एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव करना है. इनको अचीव करने के लिए हो सकता है कि कई बार आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े और रिटर्न कम मिले, तो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल लगता है जो कहता है कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड टू द यूजर इज मोर देन द बेनिफिट यूजर कैन गेट आउट ऑफ इट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू मे नॉट प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन. तो ये सिंपल आप 11वीं 12वीं में जो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल पढ़ते थे उसके ऊपर डिस्कस्ड है, पर आपको कंटेंट इसका वैसे बनाना पड़ेगा. एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कहा गया है विच आर इक्वली अनपरफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज. ये लिखना जरूरी है और इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी अनलेस इट इज अनफेवरेबल फेवरेबल. अगर ये अनफेवरेबल है तो फिर सब्जेक्ट टू रिकॉग्निशन मेजरमेंट कंडीशंस ऑफ रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड लाइक इंड 37. आप चाहें तो एग्जांपल हालांकि इसमें देने की जरूरत नहीं होती है, यू मे हैव टू अकाउंट फॉर इट, बट तीसरी 2 बातें लिखनी थी. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग डिस्कसिंग सेलिएंट 5 फीचर्स, ये मेरे पास है. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये आपका कॉस्ट रिलेटेड पॉइंट था जो आपको एक्सप्लेन करना था. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के सेलिएंट फीचर्स ये आपके कुछ 6 आपको यानी 5 पूछे थे तो लिखना था कि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी को फोकस करके बनाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को टारगेट करता है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होती है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाइबल होती है, अपने आप में ही ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, और कैपिटल और वैल्यू क्रिएशन की बात करता है. Any which ways it is easy to say this, एग्जाम में एकदम से क्लिक होना थोड़ा सा टिपिकल है unless and until you have done it really really well, right? चलिए, I assumed if not convertible principal will be redeemable. I don't know such mostly जब भी इंस्टीट्यूट ने ऐसे सवाल पूछे पास्ट में तो उसने प्रिंसिपल को फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान के ही क्वेश्चन सॉल्व किया है. क्वेश्चन में लिखा नहीं है, हम पहले भी इसके ऊपर क्वेरी रेज कर चुके हैं इंस्टीट्यूट को, बट देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो लोग इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल पोर्शन को, बट देन गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन आई वुड से दैट यू नो इट्स कंडीशंस अप्लाई काइंड ऑफ एन आंसर. चलो भैया, 2 ग्रांट मिली है. इंडेस 20 का क्वेश्चन है सरकार से. कैश ग्रांट 24 लाख की 31 मार्च 2020 पे हमें मिल गई है. स्किल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 तो मिली अभी, और स्किल डेवलपमेंट अगले साल से होगा तो अभी पूरी डेफर्ड इनकम होगी जो लाइबिलिटी में शो करी जाएगी. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 30 और फाइनेंशियल ईयर इसकी 20 है, तो 3:2 के रेशियो में आप इसे अगले 2 साल में इनकम बुक कर देंगे, तो 24 को 3:2 में इनकम बुक कर देंगे और बचा हुआ अमाउंट लाइबिलिटी हो जाएगा. 10 लाख रिसीवेबल 3 साल में 5, 2 और 3 करके 1920, 2021 और 21-22. इसके लिए आपको 5 गार्डन बनाना है और 3 साल तक मेंटेन करना है. गार्डन सारे आपने बना दिए 19-20 में 6 लाख के, और मेंटेनेंस की कॉस्ट है आपकी 12, तो 18 आपने यहाँ खर्च कर दिया, 15 आपको अगले साल लग रहा है करना पड़ेगा और 17 उसके अगले साल करना पड़ेगा. सब मिला के 50 लाख का खर्चा है. 10 लाख की ग्रांट है, 20% ग्रांट है, तो इसका लॉजिक से पहले साल आपने 18 किया है तो उसका 3.6 इनकम बुक कर दो. आपको मिला कितना है 5, तो बचा हुआ 1.4 को आप लाइबिलिटी एज ए डिफर्ड इनकम शो कर दें. फिर नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे. एक टेबल बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी एग्जाम में पास्ट आपके स्टडी मटेरियल में पूछा जा चुका है, तो इस तरह से इसकी अकाउंटिंग करना है डायरेक्ट. नेक्स्ट, Then you have this 105. This is a disposal group, not discontinued operation. दोनों की अकाउंटिंग सिमिलर होती है. डिस्क्लोजर बढ़ जाते हैं अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है. थैंकफुली ये डिस्पोजल ग्रुप है तो आपको डिस्क्लोजर की बात नहीं करना है. 30 सितंबर को डिस्पोजल ग्रुप क्लासीफाई किया है. तो क्या करते हैं डिस्पोजल ग्रुप क्लासीफाई करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि भैया इसकी फेयर वैल्यू उस तारीख पे हमने निकाली है, तो लग रहा है 26,000 लाख माइनस 200 यानी 25,800 आएगी. इस लॉजिक से आप जो भी डिफरेंस है उसको लॉस बुक कर दोगे. इसके लिए लॉजिक ये होता है कि सबसे पहले आप इंडिविजुअल एसेट्स लायबिलिटी जो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में वैल्यू की जाती है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट्री वगैरह, उसे वैल्यू करके पहले ले आइए. फिर आप लॉस निकाल लीजिए. सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ कर दो, तो जो लॉस आएगा उससे पहले गुडविल उड़ा देना. बचा हुआ आप अदर देन वो एसेट्स जो दूसरे स्टैंडर्ड में अकाउंट फॉर या वैल्यू होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसको आप डिस्पोजल ग्रुप में कवर नहीं करते, लाइक करंट एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डेफर्ड टैक्स, इनको छोड़ के बची हुई एसेट्स एलोकेट कर देंगे. तो प्राइमरली यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये 2 एसेट्स आपको सेट ऑफ कर देना होगा. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंट्री इसमें शामिल नहीं होंगे. तो एसेंशियली अगर आपका जो भी लॉस आता है कंसिडरिंग 25,800 है, तो आई थिंक 4,090 या जो भी आएगा, पहले आप गुडविल राइट ऑफ कर दो, बचे हुए को इन दोनों के रेशियो में आप अलोकेट करके राइट ऑफ कर दोगे. फिर उन्होंने कहा है कि ईयर एंड में कुछ और चेंजेस हुए हैं और उस कारण से हमारी फेयर वैल्यू फर्दर डिक्लाइन हो गई है. तो फिर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें दूसरी भी कुछ चीजों के डिक्लाइन दिए गए हैं, तो वो चेंजेस के बाद आपका क्या कैरिंग अमाउंट आ रहा है आफ्टर कंसीडरिंग द लॉस व्हिच यू हैड बुक्ड ऑन 30 सितंबर. और कोई एडिशनल लॉस है तो वो और बुक करेंगे. गुडविल क्योंकि ऑलरेडी पूरी राइट ऑफ हो गई है, तो इंटेंजिबल एसेट्स और पीपीई के जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है उसी के प्रोपोर्शन में उसको राइट ऑफ करना है. इस तरह से आपको वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी पूछी गई है ऑन दीज 2 डेट्स, डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एज डिस्पोजल ग्रुप 30 सितंबर और 31 मार्च. चलिए, देन इसके बाद में गोल्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च. 1 अप्रैल 2021 इशूड 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर, 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड.
एकदम सिंपल सा बेसिक और डायरेक्ट ईपीएस का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको डेट इक्विटी कंपोनेंट स्प्लिट करना नहीं है, तो आप सीधे सीधे जैसे आप इंटरमीडिएट में करते थे वैसे ही आपका जो प्रॉफिट है, यहाँ पे ये प्रॉफिट दिया हुआ है ध्यान रखना, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। तो आप बेसिक ईपीएस में इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से कर दीजिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स आई होप दिए गए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 लाख, तो ये आ जाएगा। और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते समय आपको क्या करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट पोस्ट टैक्स सेविंग्स, वो कितने पीरियड की होगी जिस दिन से इश्यू हुए हैं तब से। तो यहाँ पे क्या हुआ है 30 जून को 50,000 बॉन्ड्स कन्वर्ट हुए हैं, तो बेसिक ईपीएस में 30 जून से ये जो बॉन्ड कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बने ये डिनोमिनेटर में आएंगे, और डाइल्यूटेड ईपीएस में ये शुरू के 3 महीने के लिए भी आएंगे। जो बचे हुए आपके बॉन्ड्स हैं विच इज आई गेस व्हाट 1 लाख रुपए में से 50,000 क्यों में, तो बचे हुए 50,000 के जो बॉन्ड्स हैं वो फॉर द होल ईयर डाइल्यूटेड ईपीएस में आएंगे, बेसिक में नहीं आएंगे। कितने, जितने उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं, और पोस्ट टैक्स सेविंग न्यूमरेटर में ऐड करना होगी। डाइल्यूटेड बेसिक से कम है तो ही उसे डाइल्यूटेड ईपीएस शो करेंगे। चलिए 6800 अनकोटेड शेयर्स है हमारे पास, तो ये फेयर वैल्यू इंड AS 113 का क्वेश्चन है। अनकोटेड शेयर्स हैं तो इसका मतलब इसमें लेवल 1 इनपुट नहीं होगा, तो लेवल 2 इनपुट में हम मार्केट बेस्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे। पी रेशियो दिया हुआ है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे हम ईपीएस निकाल लेंगे। ईपीएस इंटू पी से हमारी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। इसमें बोला गया है कि 18% डिस्काउंटिंग देना है, माइनस करके वैल्यू ऑफ द शेयर आ जाएगी। एसएफएम टाइप का क्वेश्चन है। 109 सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो पीछे के क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट से 12% इंटरेस्ट पे आपने लोन बोरो किया है 20,000 का, और प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपये एडिशनली दिए। 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में लोन आपका रीपे होने वाला है। तो यहाँ पे आपको हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट रेट आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको 6 महीने का निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में इन्होंने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 16.60% पर annum दे के रखा है। इसी को आप बेसिस यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको वो मेहनत करने की भी जरूरत पर से नहीं पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का जो क्वेश्चन होता है टेबल बन के, उसको उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, सर वास्टर देखेंगे तो पास हो जाएगी क्या? I'm going to give only group 2 still broadcasting my studies by watching this. If limited owned लैंड प्रॉपर्टी, ओके, तो ये आपका इंड AS 41 का क्वेश्चन है। ध्यान रखना कोई भी लैंड आप खरीदते हो जिसका यूज अनडिटरमाइंड होता है तो उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानते हैं। जब आप उसमें कंस्ट्रक्शन फॉर ऑफिस बिल्डिंग शुरू करोगे जैसा इसमें किया है तो उसे रिक्लासीफाई किया जाएगा पीपी में। जब यूज होगा तब से रिक्लासीफाई होगा, कैरिंग अमाउंट पे होगा, कोई गेन लॉस बुक नहीं होगा। क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है कि क्या अगर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं करते बिल्डिंग बनाने के लिए पर इंटेंशन हो जाता है यूज करने का, तो क्या इसे रिक्लासीफाई करते? नहीं करते। जब तक एक्चुअल यूज चेंज नहीं होता है तब तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीपी क्लासीफाई नहीं होती। ये इसके सारे आंसर्स हैं। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 75% शेयर्स आपने खरीदे डीएचएफ के, 1,20,00,000 शेयर में से 75% आपने खरीदे। उसके लिए आपने बदले में अपने 2 शेयर दिए हैं फॉर उसके 3 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू आपके शेयर की वैल्यू ले लीजिए, इससे आपकी शेयर्स जो इशू किए आपने कंसिडरेशन में उसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका पीसी का एक पार्ट हो गया। कैश पेमेंट आप 30 जून को करने वाले हो फॉर्मर शेयर होल्डर को जिन्होंने शेयर 1 जुलाई को बेचे थे, तो 1 साल बाद होगा, तो इसमें 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर करके ये भी पीसी में ऐड कर देना। 30 जून को कैश पेमेंट 3 करोड़ का फॉर्मर शेयर होल्डर को किया जिसने शेयर बेचे थे, कंटिजेंट अपॉन रेवेन्यू। तो ये पढ़ के आपको पहले क्वेश्चन की याद आ जाएगी। इसमें फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन को आपको ऐड करना पड़ेगा। 1 जुलाई पे जो फेयर वैल्यू थी ये कंसिडर की जाएगी। बाद में इसका जो चेंज हुआ है क्या ये कंसिडर करना पड़ेगा? तो क्योंकि कैश पेमेंट करना है लाइबिलिटी के फॉर्म का है तो चेंज करेंगे, पर इसका इंपैक्ट गुडविल पे नहीं जाएगा, P&L से एडजस्ट होगा। 1 जुलाई को नाइट आइडेंटिफाइबल एसेट आपको दिए हुए और फेयर वैल्यू दी हुई है, तो आपको इन दोनों के डिफरेंस का डिफर्ड टैक्स 20% से बढ़ाना है। तो क्योंकि आपकी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ज्यादा है तो डीटीएल बनेगा, तो आप उत्ते का डीटीएल नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स में ले लेंगे। 9 महीने बाद परफॉर्मेंस खराब था तो इम्पेयरमेंट 12.5% का करना है, तो जो इम्पेयरमेंट गुडविल आपकी आएगी उसको आपको इम्पेयर करना पड़ेगा 12.5% से। हालांकि इन्होंने बोला है कि आपको गुडविल दोनों मेथड से निकालनी है। दोनों मेथड यानी एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर किया तो क्या, और एनसीआई को अगर आपने प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स पे मेजर किया तो क्या। तो फेयर वैल्यू क्योंकि यहाँ पे दी हुई है आपको एक्वायरी जो कंपनी आप एक्वायर कर रहे हो उसके शेयर्स की, तो उसको आप बेसिस बना के एनसीआई को फेयर वैल्यू पे भी मेजर कर सकते हो और प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट पे भी। तो ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। भूल जाइए अब इस पूरे पेपर को और ध्यान दीजिए एसएफएम के ऊपर, बढ़िया करिए। एफआर का पेपर निकल गया, आई एम श्योर। ये पहला पेपर वो वाला पेपर है दोस्तों जिसको करने के बाद आपको कहीं 50-60 की चिंता नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। और ये है तो बस अब आगे बढ़ो और आगे पेपर अच्छे से दीजिए। माई ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। ऑडिट के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन आपके एसएफएम के पेपर में आने के बाद आपके साथ यूट्यूब के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। Wish you all the very best for your remaining exams. You have any kind of comments, put it on Telegram, but let's not be on YouTube any further. Rest करिए और फिर जोश के साथ पढ़ लीजिए, इकट्ठे करिए खूब सारे मार्क, फोड़ दीजिए, आग लगा दीजिए। फायर है अपन, फायर झुकेगा नहीं। थैंक यू।